सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वापस आए आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद में मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1 लेके। उस सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे फर्दर। थोड़े टॉपिक्स का शुरुआत में अगर व्यू मिल जाए तो बेटर रहता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुमने खूब पढ़ा होगा, कक्षा 10th में भी पढ़ के आए होंगे यार तुम, कि विद्युत धारा के कुछ एक चुंबकीय प्रभाव भी होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं जिनको। क्लास 10th में एक चैप्टर है, उसमें थोड़ा बहुत बताया जाता है कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। लास्ट क्लास में तुमसे एक छोटी सी चीज हमने डिस्कस की थी। उसमें क्या था कि अपन ने चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि जब चार्ज रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जब यही चार्ज अगर स्पीड से किसी से भी चलने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल रहा है। ओके, सो अब सारी कहानी जो होगी ना अपनी इस चार्ज के मोशन पे ही चलेगी। तुमको बताया था ना कि जब भी चार्ज चलेगा देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर करंट तुम्हारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इधर फ्लो कर रहे होंगे। वही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड है सारी कहानी, क्योंकि मूवेबल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग यार, प्रोटॉन चलने का काम नहीं करते, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ओके, तो क्या बताया तुमको लास्ट क्लास में कि जब चार्ज मूव करेगा तुम्हारा, देखो अगर कांस्टेंट स्पीड से चार्ज तुम्हारा चल रहा है देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इट आल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालता है, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं जिसे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। हम इस चैप्टर में पूरी कहानी जो स्टडी करेंगे ना, वी विल स्टडी ओनली द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस चैप्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन वहां से कंटिन्यू करेंगे, बट अभी अपन इस चैप्टर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको शॉर्ट में हमने MEC लिखा है, कंफ्यूज ना होइएगा, MEC बोलते हैं इसे। तो कहानी सारी की सारी इसमें चलेगी अपनी मूविंग चार्ज के ऊपर। इसका एक दूसरा नाम भी है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर, मिलकर कंबाइंड है, NCERT में लिखा है। तो तुमको बस इतना तो थोड़ा ओवरव्यू मिल ही गया होगा कि इस चैप्टर में अपन पूरी की पूरी जो कहानी पढ़ेंगे ना वो इस चार्ज पे पढ़ेंगे। अब एक तुमको वायर बनाया है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। एक ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने उसको कंसीडर नहीं किया है। बहुत एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे ये पता लगा कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड कहीं प्रेजेंस होता है। ओके, एक वायर बनाया है यहाँ पे जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। ये जो CCW लिखा है इसका मतलब है करंट कैराइंग वायर, मतलब ऐसा तार है जिसमें तुम्हारी करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अब यार एक बात बताओ तुम जरा, हमें कैसे अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली में इस वायर के अराउंड, देखो एक स्टेटमेंट लिखा है, एक करंट कैराइंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब एक करंट कैराइंग जो वायर है ना वो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, अब इसका अपन को व्यू कैसे मिलेगा कि थोड़ी सी अगर फील मिल जाए कि एक्चुअली में पता कैसे लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है या भी नहीं। तो हमने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया है। एक चार्ज है तुम्हारा Q जो कि ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने देखा कि यार ये थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट होने लगा। अब ये इधर ही क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर भी तो डिफ्लेक्ट हो सकता था, स्ट्रेट भी चल सकता था, कोई डिफ्लेक्शन ही ना आए। तो इसकी स्टडी अपन आगे करेंगे इसी चैप्टर में, पेशेंस रखिएगा। ओके, तो अभी तुमको देखा कि यार ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अब इधर ही क्यों मूव करा है इसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। ओके, अभी के लिए बस इतना देखो, मतलब इतना तो हमें पता लग गया कि कोई तो फील्ड है यहाँ पे जिसकी वजह से इस चार्ज का जो पाथ है, पाथ जो है, जो रेखा है, इसकी लाइन है, वो चेंज हुई है। ओके, सो यहाँ पे अपन इंट्रोड्यूस करेंगे उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, तो एक्चुअली में सारी कहानी अपन मैग्नेटिक फील्ड पे ही पढ़ेंगे। तो इतना तुमको समझ आ गया होगा कि इस वायर का अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, तभी तो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये टुवर्ड द वायर मूव कर रहा है, गति कर रहा है। समझे? तो अपने देखा एक स्टेटमेंट है, करंट कैराइंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ।
इसका मतलब है कि वायर जो होगा ना वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो इसका हमें अंदाजा भी लग गया कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द वायर, तो अपन को अंदाजा लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं, एक साइंटिस्ट बायोट सावर्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा दिखाने की कोशिश करी कि एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड लिखा कैसे जाएगा। ओके, एक करंट कैरिंग वायर है अपन पे, यहाँ पे भी शॉर्ट में लिखा है, घबराइएगा नहीं, CCW के रूप में से। ओके, तो अपन को यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर दिया है जिसपे अपन ने एक छोटा सा एक डीएल लेंथ का एलिमेंट कंसीडर किया है। इसको अल्पांश बोलते हैं, छोटा सा, ये जो ऐसे दिखाया है ना, इसको डीएल लेंथ का अपन एक एलिमेंट बोल रहे हैं। और यहां कहीं अपन का कोई पॉइंट P सिचुएटेड है और हम देख रहे हैं कि यार इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, क्योंकि देखो यार करंट इस वायर में फ्लो कर रही है, तो जो छोटा सा एलिमेंट है उसमें भी इतनी ही करंट फ्लो कर रही होगी। अब छोटा एलिमेंट लो या पूरा वायर अक्रॉस देखो, सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग यार। ओके, कि जितना करंट इस पूरे वायर में फ्लो कर रहा है उतना ही इस छोटे से एलिमेंट में फ्लो करेगा। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बोला, इन साइंटिस्ट ने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द करंट फ्लोइंग इन दिस एलिमेंट, जो इस एलिमेंट में तुम्हारी करंट फ्लो कर रही है उसके। और दिस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंटल लेंथ dl। जो ये एलिमेंट अपन ने dl कंसीडर किया है ना, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। और जो पोजीशन वेक्टर होता है अपना, जिसको अपन ने बोला है कि इस एलिमेंट से, इस dl एलिमेंट से ये जो पॉइंट P है ये कोई r दूरी पे, r डिस्टेंस पे है, तो उसके जो इनके बीच का dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है, जिसको ज्या बोलेंगे, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये आल्सो एंटी प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे इस डिस्टेंस जो r है ना, इसके एंटी प्रोपोर्शनल होगा। अब इनमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज दीज थिंग्स। ऑलरेडी ये इन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हमें दे के चले गए कि अब तुम पढ़ते रहो, हम जा रहे हैं, बहुत कुछ दिया है इन्होंने, साइंटिस्ट ने बड़े बड़े ने यार, सबके लिए सलाम हमारी तरफ से। तो डीवी को, अच्छा डीवी क्यों बोला है, घबराइएगा नहीं, डीवी क्यों बोला है, क्योंकि छोटा एलिमेंट लिया है, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से वी हैव कंसीडर्ड द एलिमेंटल जो लेंथ है अपनी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीवी है। कंप्लीट के लिए इंटीग्रेट वगैरह करते हैं, जो बड़ा रिजल्ट निकालते हैं, साइड में दिख रहा होगा तुम्हें, बाद में देखेंगे। अभी बस यहां नजर डालिए, कहीं और ना देखिएगा, ठीक है। तो और सब कुछ दिख रहा है, उस पर मत नजर डालो। ओके, तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के। ये सब रटना नहीं है भाई, ओके, बस ध्यान रखिएगा थोड़ी सी चीजों को। अब यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया तो अपन को एक कांस्टेंट के मिला। और यार बड़ी मजेदार कहानी, इस के को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। देखो, के को लिखा है μ0/4π और जिसको लिखा है 10⁻⁻⁷। अरे यार ये वैल्यू तो तुम्हारी ऐसा यूनिट में होती है, ज्यादातर जो अब तक तुमने पढ़ा होगा यह डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाता है μ0/4π, लेकिन वो तुम्हारी वैल्यू ऐसा यूनिट में होती है, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज रखी जाएंगी ना, ज्यादातर को ऐसा यूनिट में कंसीडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसमें जो एक कांस्टेंट है के को लिखा है μ0/4π, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है, ये ऐसा यूनिट में है। ओके, और के की वैल्यू 1 होती है तुम्हारी सीजीएस में। अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड को सीजीएस एसआई वगैरह में इसकी एक यूनिट वगैरह है कि मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस और एसआई वगैरह कहीं लिखी मिल जाएंगे, देख लेना, नहीं तो बता देंगे, डोंट वरी। ओके, तो के को ध्यान रखिएगा, μ0/4π 10⁻⁻7 ये एसआई यूनिट की वैल्यू है, और ये k इक्वल टू 1 जो है दिस वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। ओके, तो आगे देखा अपन ने यार, ये बायोट सावर्ट जी ने, इन्होंने ये तो बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या डिलीवर करी हमारे को कि यार इसका वेक्टर फॉर्म भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि यार फिजिक्स में ना जितनी भी क्वांटिटी है, अगर पोजीशन वेक्टर कहीं आ रहा है ना, इसका मतलब वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, यू हैव टू एडजस्ट। ओके, तो डीवी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर और आर कैप यूज किया। देखो एक छोटी सी चीज बताते हैं जो कि तुम्हें पूरी फिजिक्स में हेल्प करेगी। ओके, ये जो आर कैप लिखा है ना हमने, एक्चुअली में आर के साथ चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से आर कैप लिख दिया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपना कैप यूज करते हैं अपन, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ लिखा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्चुअली में है क्या चीज? यूनिट वेक्टर हिंदी में से एकांक सदिश बोलते हैं। अब यार यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, और 1 एक ऐसा नंबर है मैथमेटिक्स में जिसको किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो इसके साथ, कोई इफेक्ट नहीं डालता। कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो इसे तो 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं आता ना। अब 0 तो पूरा कचुमन निकाल देती है यार। 1 है, नंबर 1। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है दैट हैव द मैग्नीट्यूड इन 1, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1 एक ऐसा नंबर है मैथमेटिक्स में जिसको कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे इट विल नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी। ओके, सो यूनिट वेक्टर को आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाई आर का मॉड लिखा जाता है। अब पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी तुम इसको लिख सकते हो आराम से। एक बार अगर इसे सीख लिया ना, कूलम्ब्स लॉ का भी वेक्टर फॉर्म आएगा उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तब भी कंफ्यूजन होगा। इसी वजह से पहले ही तुमको बता दे रहे हैं भाई कि छोटी छोटी चीज जो है ना वो फिजिक्स को बहुत आसान बनाती हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यूनिट्स वगैरह, वेक्टर बहुत हेल्प करेंगे तुमको। एक यूनिट सीरीज तुमको जर्नल मैथमेटिक्स की भी रख देंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, यूनिट वेक्टर को अपन बोलते हैं आर कैप बाई आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ध्यान रखिएगा ऐसे। सो इस आर कैप की जगह पे अगर ये वैल्यू पुट की तो यहां पर को आर वेक्टर लिखा और नीचे जो आर स्क्वायर था इस आर के मॉड से आर क्यूब बन गया। ओके, सो यहां से अपन को मिला डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब। अब एक मजेदार चीज बताइए जरा यार, तुमने मैथमेटिक्स में ये वेक्टर पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जाने हो है? अगर यहां से साइन थीटा को हटाना चाहते हो तो लेंथ भी वेक्टर है और आर भी वेक्टर है, दोनों का अगर क्रॉस ले दोगे तो क्या यहां से साइन थीटा रिमूव हो जाएगा है? क्योंकि एक क्रॉस भी होता है तुम्हारा ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को तुम ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां से मैंने लिख दिया इसको डीएल वेक्टर और आर वेक्टर को साइन थीटा को हटा दिया यहां से अपन। सो एक्चुअली में दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। समझे? ये तुम्हारा बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अगर याद नहीं भी रह पाता है तो इसको भी अगर याद रख पाओगे तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुमको आती है ना चीजें, तो अगर देखो भाई कल ही उस लास्ट क्लास में बताया था कि चीजों को तुमको याद भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। ओके, अब एक और चीज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अपन ने मैग्नीट्यूड तो देखा कि बायो-सावर्ट जी ने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट कैरिंग वायर। ओके, सो ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये धारावाही तार है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब बहुत कंफ्यूजन करेगी तुमको ये जो एमईसी चैप्टर है ना, ये सब ये समझिएगा कि डायरेक्शन अगर तुमने अच्छे से नहीं की ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तुम्हें। इसी वजह से तुमको हम डायरेक्शन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते चलेंगे। डोंट वरी। सो देखिए एक रूल लिखा है RHPR, राइट हैंड पाम रूल। अब ये रूल क्या बोलता है जरा सुनो। ये अपन को एक करंट कैरिंग वायर दिया है और यहाँ पे कुछ एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, उस पर फोकस नहीं कीजिएगा। देखो करना क्या है तुम्हें, जिधर करंट फ्लो हो रही है तुम्हारी, राइट हैंड को यूज करना है। राइट हैंड को, ये राइट है भाई, सबका ही यही होगा। अब जो लेफ्ट से लिखते हैं उनको भी यही यूज करना है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो ऐसे तुमको ये जो वायर है ना, इसको ऐसे पकड़ना है कि जो आपका थंब है ना ये करंट के डायरेक्शन में रहना चाहिए। सो ये देखिए करंट ऊपर जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में अपन ने थंब को किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो चारों फिंगर है ना
ये जो चारों फिंगर्स है, इन फिंगर्स का ये वाला पोर्शन जो है ये तुमको वहां रखना है जहां तुम्हारा पॉइंट सिचुएटेड है। ओके, जहां तुम्हारा पॉइंट है। तो देखना जरा यार, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अरे ऐसे अंगूठा किया और पॉइंट अपना यहाँ पे है, यहाँ अपना कोई पॉइंट है लेफ्ट साइड में, देखो ये रहा डॉट से बना है नीचे की साइड में पॉइंट। तो पॉइंट अगर इधर है तो चारों फिंगर्स को पॉइंट के डायरेक्शन में किया और करंट ऊपर फ्लो कर रही है। तो देखना जरा कि हथेली तुम्हारी इंडिकेशन आउटवर्ड डायरेक्शन में दे। ओके, सो आउटवर्ड फील्ड को अपन ऐसे दिखाते हैं डॉट से। अरे महाभारत और रामायण में तुमने युद्ध नहीं देखे क्या है? जब तीर चलता है तो अर्जुन जी जब तीर चलाते थे और वो सामने वाले जो उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से कर्ण जी, अच्छा तुम तीर जब चलाओगे, तीर का तो तुमने एरो तो देखा है ना भाई, जब तुम छोड़ोगे तीर को तो तुमको सामने वाले को तो दिखेगा उसका आगे वाला हिस्सा, और तुमको देखेगा तीर अगर आगे जा रहा है तो पीछे का क्रॉस वाला हिस्सा। मतलब ऐसे ही अगर फील्ड अंदर जा रहा है तो तुमको तीर का क्रॉस वाला हिस्सा दिखेगा, अगर तीर तुम्हारा तुमसे दूर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो तुमको क्रॉस दिखेगा। और अगर कर्ण जी उधर से तीर चला रहे हैं तो तुमको तो तीर का वो आगे वाला हिस्सा दिखेगा ना, नुकीला, और तुम अगर तीर चला रहे हो तो तुमको तो उस तीर का पीछे का क्रॉस वाला हिस्सा दिखेगा। आई या नहीं आई डायरेक्शन समझ में? अरे अर्जुन जी हो, वो इधर से तीर चला रहे हैं तो उनको तीर का पीछे का हिस्सा दिखेगा जाता हुआ कर्ण जी की तरफ, और कर्ण जी को लगेगा कि तीर मेरी तरफ आ रहा है और उनको लगेगा ऐसे आउटवर्ड, ये नुकीला हिस्सा। समझे? सो आउट ऑफ द प्लेन को ऐसे दिखाना है डायरेक्शन को जो तुम्हारी पेपर के बाहर है, और क्रॉस को ऐसे दिखाना। अब देखो क्रॉस वाली कैसे निकली यार, करना क्या है, कुछ नहीं, वही यूज करना है। करंट के डायरेक्शन में तुम्हें वायर की जो अंगूठे को रखना है, ये थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट की डायरेक्शन में रखा और पॉइंट अपना इधर है, तो पॉइंट की डायरेक्शन में इन चारों फिंगर्स को रखा, पॉइंट की डायरेक्शन में चारों फिंगर रखी, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा। देखो हथेली जो तुम्हारी पाम है कि अंदर इंडिकेशन दे रही है, तो ये इंडिकेशन जो है ना, अगर ऐसे आ रहा है तो आउटवर्ड और ऐसे अंदर आ रहा है तो इनवर्ड। समझ? एक बड़ा वायर लाते हैं, रुको एक मिनट रुकिएगा, एक बड़ा वायर लाते हैं, हमने बना के रखा है तुम्हारे लिए। ये हमारी यहाँ की लाइट का एक बॉक्स है जिसमें लाइट रखी जाती है, कभी जब ट्रांसपोर्ट में काम आती है। देखो ये तुमको ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये एरो से ये करंट फ्लो कर रही है, इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो तुमको अच्छा वायर अपने हाथों में है भाई, अब तो पकड़ा, ये देखो पकड़ लिया। और अगर पॉइंट तुम्हारा उधर है, देखो उधर उस साइड में, उस साइड में अगर पॉइंट है तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा और ये जो फिंगर्स हैं इनको उधर रखा। अरे यार हमारे सामने उधर निकालना है फील्ड ऐसे, तो देखना जरा करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, फिंगर्स को उधर रखा, तो हथेली तुम्हारी तरफ आ रही है, मतलब बाहर की तरफ। नहीं समझे? बाहर की तरफ ही तो है यार ये है? तो फील्ड ऐसा। अब देखिए जरा, यही वायर है, पॉइंट अब इधर है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये देखिए करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखा और चारों की चारों जो फिंगर्स हैं उनका ये आगे वाला हिस्सा है देखो उधर है, तो देखना जरा हथेली किधर इंडिकेशन दे रही है, अंदर की तरफ। करंट का डायरेक्शन ऊपर, उंगलियां इधर, तो हथेली अंदर की तरफ इंडिकेशन दे रही है। नहीं समझे? नहीं समझे? तुम नहीं समझे ना, समझिएगा। अभी दूसरा केस लेते हैं, देखो ये नीचे बना हुआ है, ये रहा, ये देखो ये करंट तुम्हारी ऐसे फ्लो कर रही है, यहां पॉइंट है और यहां पॉइंट है, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे। अगर नीचे के पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए जनाब, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो अपन ने वायर को पकड़ा करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट अगर इस वायर के नीचे है कहीं, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ये समझो यहाँ है कोई पॉइंट अपना, इस जगह पे, ये इस जगह पे कोई पॉइंट है अपना, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और नीचे की तरफ पॉइंट है तो पॉइंट की तरफ फिंगर्स को रखा, तो देखना जरा हथेली अंदर इंडिकेशन नहीं दे रही क्या? सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो पीछे क्रॉस दिखेगा, देखो दिखाया है। ऊपर के लिए देखो
करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे है और फिंगर्स को कहां रखना है, ऊपर की तरफ। अरे यार ये तो ऐसे करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे अंगूठे की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा पॉइंट की तरफ ऊपर। तो देखना जरा, ये आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, बाहर की तरफ, नहीं समझे हैं? डायरेक्शन को रिवर्स करके देखिएगा। डायरेक्शन अगर ऐसे रिवर्स करी तुमने, तो रिवर्स डायरेक्शन करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को रखा ऐसे, पॉइंट अगर ऊपर है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और पॉइंट अगर नीचे है तो देखो ऐसे, पॉइंट अगर नीचे है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि तुमको समझ आया होगा भाई। नहीं आया, नहीं समझे ना तुम? एक बार और देखो, डायरेक्शन बहुत कंफ्यूज करेगी तुम्हें, और आगे के जितने भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी तुमको आएंगे ना, उनमें भी डायरेक्शन आएगी भाई। सो आई होप ये तुमको समझ आया होगा। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, और चारों की चारों ये जो फिंगर्स है ना, ये देखो, ये आगे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, फिंगर्स का आगे का हिस्सा, इसको पॉइंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये हमारी आंखों के सामने है, तुम्हारी आंखों के सामने है, नहीं हमारी आंख, अरे यार चक्कर क्या पड़ गया, ये इधर भी बना है और ये इधर भी बना है। अच्छा ये तुम्हारी आंखों के सामने है, दिख रहा है? तो हमको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा। अगर पॉइंट तुम्हारा मान लीजिए इधर है, इधर की साइड में, तो उंगलियों को कहाँ रखा, ये लो इधर रखा। तो देखना डायरेक्शन किधर आ रही है, हथेली किधर आ रही है, लेफ्ट साइड में, इधर। समझे? आई होप कि तुमको समझ आया होगा भाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हुआ अपना। अब ये तो अपन का एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से था, अब अपन डिस्कस करेंगे कि इस कंप्लीट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, ध्यान से देखिएगा इसे। एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऊपर फ्लो कर रही है, तो ये तो तुमको पता लग ही गया होगा। अगर करंट ऊपर फ्लो कर रही है तो अंगूठे को रखा करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर जा रही है, यहां अगर पॉइंट है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इनवर्ड, ये लो बना देते हैं, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा इनवर्ड, ओके, और इधर बनेगा आउटवर्ड। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, तो एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन से हम यह डिस्कस नहीं करेंगे भाई, डेरिवेशन, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, ओके। सो हियर वी आर नेग्लेक्टिंग द डेरिवेशन पार्ट, ओके। सो वी विल कवर ओनली द कंसेप्चुअल थिंग्स। बी का जो मैग्नीट्यूड आया है, एक बड़ा सा डेरिवेशन करके, अरे इंटीग्रेट वगैरह करके इसको निकाला है, घबराइएगा नहीं, देख लेना। सो बी का मैग्नीट्यूड आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एम क्या लिखा, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है इसको, डेरिवेशन को, ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है ना, इनको अगर तुमने एक बार समझ लिया तो तुम्हारा जेईई एडवांस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनडीए, एयरफोर्स, डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं उनमें तो बड़ा इलस्ट्रेशन जो है बहुत कम चांस बनते हैं आउट ऑफ द रेंज का और वो सब, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअल पावर के लिए तो समझना जरूरी है भाई। देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपन को पता लग गया कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, थीटा 1 एंड थीटा 2 को कैसे मेजर करेंगे, ओके। देखो, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे शायद तुमको दिखाने की कोशिश करी है भाई। जो थीटा 1 है ना, ये देखो, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आर जो लेनी है ना तुम्हें, पॉइंट यहाँ पे आर जो लेनी है ना तुम्हें, ये आर हमेशा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तुमको ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी भाई। ये आर तुमको वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, लंबवत दूरी। चाहे वायर कहीं भी रखा हुआ है, पॉइंट से वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमेशा, समझे? तो आर के नीचे परपेंडिकुलर लगा दिया है, मतलब देखना जरा, ये परपेंडिकुलर ही तो है यार, देखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है आर, ये रहे,
थीटा 1 और थीटा 2 मेजर करना चाह रहे हैं। अब देखो यार, हमने थीटा 1 को क्लॉकवाइज मेजर किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर। थीटा 1 जो होगा ना, पहला काम क्या करना है, वायर के दोनों एंड को ज्वाइन कर दो। वायर के दोनों एंड को ज्वाइन करने की कोशिश करो। कहीं कहीं पे नहीं भी कर पाओगे, कोशिश जरूर करना एंड को ज्वाइन करने की। अब हो ना हो वो हम देख लेंगे कि थीटा 1 थीटा 2 क्या निकल के आते हैं। वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन किया, ऊपर वाले को नीचे वाले को, और आर तो है जो ऐसी बनानी है कि परपेंडिकुलर बने, लंबवत दूरी बने। तो देखिएगा, ये जो डिस्टेंस आर है ना, इससे ऊपर की तरफ जो एंगल मेजर करना है वो क्लॉकवाइज मेजर करना है। ये CW लिखा है, मतलब जिधर तुम्हारी घड़ी की सुई घूमती है। और जो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे वाला एंगल मेजर करना है वो तुमको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ेंगे ना, अब ये तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि एंगल कैसे मेजर करें। और ये अगर तब तक नहीं पता लगेगा तो जो बढ़िया लेवल के सवाल होंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर। ओके, सो थीटा 1 को क्लॉकवाइज मेजर करना है और थीटा 2 को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। थीटा 1 वो एंगल है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर से क्लॉकवाइज मेजर किया है, और थीटा 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। दोबारा स्टेटमेंट बोलते हैं, थीटा 1 जो एंगल है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर क्लॉकवाइज मेजर किया है। ओके, और थीटा 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा 1 और थीटा 2 को मेजर कैसे किया है, मतलब कैसे मापा है इनको। थीटा 1 इधर है और थीटा 2 इधर है। अब देखो जरा यार, तुम ये केस तो हमें पता लग गया कि थीटा 1 और थीटा 2 कैसे रखे गए हैं। अब एक और केस इनफाइनाइट वाला लेते हैं। इनफाइनाइट में क्या होता है कि तुम्हारा जो वायर है ना वो बहुत ज्यादा लंबा है। यू डोंट हैव द उसके पैरामीटर नहीं है तुम्हारे पास, बहुत अनंत लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इनफाइनाइट के केस में क्या होगा यार, देखना जरा, बहुत मजेदार बात। इनफाइनाइट के लिए रिजल्ट आया B = μ0I/2πr। अब कैसे आया जरा देखो, ये रहा अपना इनफाइनाइट वायर। हमने क्या किया, पहला काम क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनानी है। दूसरा क्या करना है, एंड्स को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। करोगे ना कोशिश, हमारे लिए करोगे ना कोशिश, इतना तो कर ही सकते हो यार, है? कोशिश तो कर सकते हो, ना हो ज्वाइन तो देखा जाएगा। तो देखो, हमने ज्वाइन करने की कोशिश करी, लेकिन यार इनफाइनाइट है। ये ज्वाइन करने की कोशिश करी, नहीं मिला एंड, फिर ज्वाइन करने की कोशिश करी, नहीं मिला एंड, और फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करी, ये देखो नहीं मिला एंड, और फिर और देखा, फिर नहीं मिला, हमें नहीं मिला भाई। कहीं है क्या, कही थी बस कोशिश करनी है, नहीं मिले तो क्या करें। ओके, ट्राई तो कर सकते हो ना। तो हमने जब कोशिश करके देखी यार, तो हमें पता लगा कि थीटा 1 और थीटा 2 तो नीचे की तरफ से भी जब मेजर किया तो भी कहीं नहीं मिल रहा। देखो ऐसे मेजर किया, ये ऐसे मेजर करने की कोशिश करी, अरे यार ये भी नहीं मिला। अब इनफाइनाइट पर कहाँ जाके मिलेगा, इनफाइनाइट तो कहीं है ही नहीं। ओके, तो ऊपर से भी देखा अपन ने, और जब इसको देखा इनफाइनाइट के लिए, तो वायर जितना लंबा है, हमने कहीं तक गए भाई, नहीं गए, कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत देखा यार, कहीं नहीं मिल रहा है। कैसे में अब कहेंगे, पता लग गया थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 हैं, और sin 90 बंद करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, और 2 को नीचे से ये कट करके ये रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। इतना तो कर लेना भाई यार, हैं? ऊपर 2 को गुणा कर देना, इतना तो कर ही सकते हो, गुणा कर दोगे ना, कर देंगे। देखो, तो ये रिजल्ट मिला इनफाइनाइट के लिए, ये तुमको रिमेंबर करना है भाई, क्योंकि जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि वायर कैसा है, then you have to assume that wire is infinite length। ओके, तो तुमको अज्यूम कर लेना है कि वायर की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में इनफाइनाइट के रूप में कंसीडर की गई है। तो इनफाइनाइट का रिजल्ट तुमको μ0I/2πr ये रिमेंबर करके रखना है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आया कैसे, ये भी हमने तुमको शायद समझाने की कोशिश करी है। ये ऐसे एंगल ढूंढे कहीं नहीं मिले यार। ओके, अब एक और केस ले रहे हैं अपन, सेमी इनफाइनाइट का। सेमी इनफाइनाइट भी काफी बढ़िया है। एक पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पे, देखो यहाँ पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है। अरे यार
नीचे से मीजर करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे वाला एंगल थीटा टू तो 0 हो गया है। नीचे से कहां मीजर करें, पॉइंट यहीं आ गया अपना। नीचे से तो बाहर का कोई एंड ही नहीं, क्या कहा था वही कंसेप्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंड जो है उनको ज्वाइन करने की कोशिश, दो चीज याद रखो, एंडों को ज्वाइन करने की कोशिश, एंड ज्वाइन नहीं करने कोशिश करनी है बस, समझे? घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है? एंड्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेगी तो यार ऊपर वाला एक सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है? सेमी का मतलब क्या है? आधा अनंत लंबा, सेमी इनफाइनाइट। तो आधा अनंत लंबा है, अरे यार ये गया, कहीं नहीं मिल रहा, थीटा 190 मिला और थीटा 190 मिला और थीटा 2 मिला 0 डिग्री, क्योंकि नीचे की तरफ एंड को ज्वाइन किया, कहीं एंगल ही नहीं मिला, 0 डिग्री। और जब ये सब वैल्यू पुट करी, थीटा 1 की वैल्यू इसमें 90 डालो जो 1 आएगी, और थीटा 2 की वैल्यू इसमें 0 डालोगे जो कि तुम्हारी 0 आएगी, तो 1 + 0 2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो तुमको रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट वायर, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। ओके, पार्ट थोड़ा तुमको टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर इसको समझ लिया ना तो रुकोगे नहीं भाई, बिल्कुल भी। ओके, अब एक और हम तुमको बड़ा इंटरेस्टिंग केस लेके आए हैं, आउट ऑफ द रेंज पॉइंट। मतलब अब सारे केसों में ऊपर वाले जो हमने देखे, ऊपर वालों में क्या था कि यार अपना जो पॉइंट था ना कहीं उस वायर के एरिया में आ रहा था, कहीं ना कहीं उसके आसपास ही था। लेकिन जो थर्ड केस, जो अपने एक और केस लिया है नीचे, आउट ऑफ रेंज ऑफ पॉइंट, इसका क्या मतलब है यार? मतलब जो पॉइंट है ना वो वायर की रेंज से बाहर है, उसको पता ही नहीं लग रहा है यार पॉइंट कहां पे है। हम बताएंगे उसके लिए पॉइंट एक्चुअली में सिचुएटेड कहां है। ओके, तो देखो हमने, देखो ये जो तुम्हारा सेगमेंट है, दिस सेगमेंट बिलोंग्स टू दिस वायर लेंथ। ओके, ये वायर का सेगमेंट है, पॉइंट यहां पे है। अरे यार वायर का सेगमेंट तो केवल यहां तक है, यहां तक है, लेकिन अरे देखो इस रीजन से भी बाहर निकल गए तो ये वायर का रीजन है। पॉइंट अगर कहीं यहां पे होता तो अपन कुछ कर सकते थे, लेकिन अब पॉइंट चला गया बाहर। देखो अब ये कॉन्सेप्ट ना यहां काम आएगा। क्या बोला था तुमको कि तुमको जो आर बनानी है, आर जो बनानी है, देखो ये आर, ये तुमको वायर से परपेंडिकुलर बनानी है। तो यार ऐसे तो परपेंडिकुलर बन नहीं सकती। इस वायर को थोड़ा सा ऊपर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया तो यहां से अपन ने इस वायर के जो आगे पार्ट बढ़ाया है उसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जहां अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इससे ज्वाइन किया तो अपन को मिल गई आर की वैल्यू। कैलकुलेशन में निकाल लेंगे। ओके, आर की वैल्यू। अब यार ये अगर तुमको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो तुम क्या करोगे, तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे कि इसमें आर कहां से लिखेंगे। समझ रहे हो ना हम कहा कह रहे हैं? इसीलिए चीजों को फॉर्मूले में किस वर्ड का क्या मतलब है लास्ट क्लास में बताया था, वो एल इफेक्टिव वाला टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, समझे? तो इसीलिए कह रहे हैं भाई तुम्हें कि एक फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा। याद करो, अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। अरे जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से कर पाओगे भाई? नहीं बनेंगे क्वेश्चन। फॉर्मूले याद करना जरूरी है, और याद करने के साथ साथ उसमें किस वर्ड का क्या मतलब है ये भी जरूरी है। अब यहाँ जो आर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यार देखो वायर से, ये वायर का सेगमेंट बना, अब बनी है ये आर। अब अपन का एक काम तो हो गया कि आर को तो अपन ने देख लिया, लेकिन हमें देखा कि हमने क्या करना था। अब थीटा 1 और थीटा 2 ढूंढने थे। थीटा 1 को क्या करना है, वायर से ऊपर क्लॉकवाइज मीजर करना है, और थीटा 2 को वायर की वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे नीचे एंटी क्लॉकवाइज मीजर करना है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म, यहाँ तो वायर ही यही खत्म हो गया। तो क्लॉकवाइज तो मीजर ही नहीं कर सकते थीटा 1 को, थीटा 1 को तो क्लॉकवाइज मीजर ही नहीं कर सकते ना। देखो अब अपन आ गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नीचे, और यार तुमको पता है नीचे तो अपन थीटा 2 को मीजर करते थे, थीटा 1 को ऊपर से मीजर करते थे, लेकिन इस बार रही किस्मत खराब, थीटा 1 को मीजर करना पड़ा नीचे से। तो इसलिए अपन ने साइन यूज किया माइनस का थीटा 1, स्टार लगाए, देखिएगा ऐसे माइनस का थीटा 1, नहीं समझे हैं? देखो
ऊपर थीटा 1 अपन को यूज करना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अब यहाँ क्लॉकवाइज तो कहीं कर नहीं सकते ना, क्योंकि अपन का जो पॉइंट है जो थीटा 1 मीजर होगा, हम तो आगे वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ तो यार थीटा 1 भी मीजर करना है, 2 भी मीजर करना है। 1 को तो अपन को ऊपर मीजर करना होता था, अब ऊपर कहीं यहाँ पे जगह है नहीं तो नीचे से मीजर कर लेते हैं। नीचे से मीजर किया, अच्छी बात है। तो उल्टा किया है ना पहले का, तो माइनस साइन काहे नहीं लगा देते, लगा दिया माइनस साइन। तो माइनस साइन थीटा 1 और थीटा 2 तो प्लस ही रहेगा, काहे भैया, क्योंकि थीटा 2 को तो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज मीजर करते हैं, और जो कि एंटी क्लॉकवाइज मीजर हो रहा है, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। समझे का नहीं समझे भाई, ये आउट ऑफ द रेंज का पॉइंट है। जब पॉइंट तुम्हारा रेंज से बाहर है, हम आशा करते हैं कि आज जो भी हमने तुमको थोड़ा बहुत मंत्र सिखाया है वो तुम्हें याद रहेगा। एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं आउट ऑफ द रेंज वाला। आउट ऑफ द रेंज में क्या हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ढूंढनी है, अब चाहे वो वायर से बाहर हो चाहे वायर के रीजन में हो, कहीं भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना चाहा, हमें मिली यहाँ पे। अब थीटा 1 और थीटा 2 देखने। थीटा 1 को कैसे मीजर करते थे, क्लॉकवाइज, वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर से, लेकिन ऊपर कहीं जगह नहीं है भैया, तो नीचे से मीजर किया, और नीचे से मीजर किया तो थीटा 1 को तो मीजर करना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में क्या होता था, डेरिवेशन के फॉर्मूले में क्या होता था, यू हैव टू मेजर थीटा 1 इन डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड यू हैव टू मेजर थीटा 2 इन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे थीटा 1 को मेजर करना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी यूज द साइन माइनस का, और थीटा 2 के लिए वही पॉजिटिव यूज किया, क्योंकि थीटा 2 तो यूज हो रहा है भाई तुम्हारा, मीजर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि यहाँ भी मीजर है, और फॉर्मूले में जो अपन लगाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज वाला लगाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ आया होगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी बट एडजस्ट कीजिएगा, और जिनके कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे हैं वो 2x2 पे चलाइए, हम भरते वक्त समझाएंगे उनके लिए, उनको तो ऐसा लगेगा सारी चीज़ें हवा में चल रही हैं, अच्छी बात है। तो ये तुमको शायद कहानी समझ आई होगी। चार्ज चल रहा है, उससे लेके वेक्टर फॉर्म से लेकर के आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन कैसे निकालनी है, कैसे नहीं निकालनी, और ये वायर का कहाँ रेंज से बाहर है, कौन सा रेंज के अंदर है, इनफाइनाइट वाला जरूर याद रखना भाई। आगे तुमको बताएंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ कोई चीज़ जीरो हो जाए, हम तो ऐसे मानते हैं भाई, हमें नहीं पता किसी का। तो उसकी भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुमको बहुत हेल्प करेंगी। कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे भाई, डेरिवेशन पार्ट को हम कंसिडर नहीं कर रहे, ओके, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न द बोर्ड एग्जाम, ओके। तो हम बोर्ड एग्जाम नहीं लिखेंगे भाई, हमें कंपटीशन पास करना है, और उसके लिए अपन दिल और जान से मेहनत करेंगे। तो आइए मिल करके हम एक नई उन्नति लाते हैं फिजिक्स की दुनिया में। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा यार, अगली नोटिफिकेशन आ जाएगी तुम्हारे पास हम भाई हैं। इस कहानी को आज की को यहीं समाप्त करते हैं अपनी को। नेक्स्ट केस में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट। रैंडम हो सकते हैं ये और इधर उधर हो सकते हैं भाई, लेकिन कंटिन्यू चलते रहेंगे दोनों, घबराइएगा नहीं। और बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार करो, पहले रफ में लिखो, उसके बाद समझ के चीजों को। अब न्यूमेरिकल हो रहेंगे, इसके ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे अपन, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अरे इस वायर पे तो बहुत गजब गजब के न्यूमेरिकल बनेंगे यार, और इसकी मोशन पे, बायर सावर्ट के लॉ पे भी, उसकी भी छोटी छोटी टर्म भी बताएंगे तुम्हें कि बड़ी कैलकुलेशंस को कितनी आसानी से करना है, क्योंकि तब तक उनको नहीं सीखोगे ना, और लेंथी कैलकुलेशन कब तक करते जाओगे, छोटी छोटी चीज़ों को भी मिक्स करके पढ़ेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।